नमस्कार आप सबको। और आज से हम एनवायरनमेंट सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। जितने सारे लोग हैं जो लगे पड़े हैं, एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले में एनवायरनमेंट का एक पोर्शन होता है जिसमें करीब 14 से 15 क्वेश्चंस होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए, इसलिए इस सेक्शन को तैयार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, और नियमित रूप से ये क्लास आपकी अब लगती रहेगी। तो इन्वायरमेंट्स को देखते हैं और बायोजियोग्राफी जो क्वेश्चंस आता है उसको देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन। देखिए रामसर कन्वेंशन का क्या मतलब है। यहाँ पे कन्वेंशन का मतलब होता है समझौता। कन्वेंशन का मतलब होता है एक संधि सम्मेलन, जहाँ सम्मेलन किया जाता है। जैसे रामसर एक सिटी है, ये कहाँ का सिटी है तो याद रखिएगा ईरान का सिटी है। कहाँ का सिटी है? ईरान का सिटी है। यहाँ 2 फरवरी को 1971 में एक समझौता किया गया था, सम्मेलन किया गया था। वो भी किस चीज़ को लेकर? आर्द्र भूमि को लेकर। आर्द्र भूमि क्या होता है, वेटलैंड क्या होता है? जैसे आपके गांव में तालाब है या झील है या कोई राइस फील्ड ही है लेकिन पानी से ढका हुआ क्षेत्र है, सालों भर उस पर पानी रहता है, तो वो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम का क्षेत्र बन जाता है, बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र हो जाता है, माइक्रो एनिमल्स के रहने का एक आवास बन जाता है। बहुत सारे उसमें एम्फीबियंस आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं, शरण ले जाते हैं। तो ये बहुत जगह पे देखा जाता है, और ख़ास करके वेटलैंड वैसे जगहों पे आप देखेंगे जहाँ टेरेस्ट्रियल पार्ट, लैंड पार्ट और समुद्र का या स्थल जलीय क्षेत्र का मिलन होता है, या कोई बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है उसका क्षेत्र हो सकता है जहाँ पानी से ढका हुआ क्षेत्र है। तो ये लगातार लोग क्या कर रहे थे, इसको अपने खेत में मिला ले रहे थे। कोई ज़मीन है उसको सुखा दे रहे थे, तालाब है आपके गांव में तो वो भी खत्म हो गया। तो ये सब से खत्म होने से 2 प्रॉब्लम आता है, एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रॉब्लम आता है और दूसरा बायोडाइवर्सिटी का प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए हमने क्या किया था कि वेटलैंड को कंजर्वेशन के लिए ये बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया था। तो वेटलैंड समझ गए ना। इसलिए इंडिया में जितने भी सारे वेटलैंड हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उनको? रामसर साइट्स, यानी रामसर स्थल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो हमारे इंडिया में कई जगह पे रामसर स्थल बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो 2 फरवरी है इसको कौन से डे के रूप में हम मनाते हैं। तो याद रखिएगा 2 फरवरी जो है ये वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी आर्द्र दिवस या आर्द्र भूमि दिवस के नाम से इसको जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आप समझ गए होंगे। दूसरे क्वेश्चंस में आए क्या है, यही क्वेश्चन है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप पीजीटी का एग्जाम दें या आप नेट का एग्जाम दें। इनडायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में याद रखिएगा 2 फरवरी। और ये कब से शुरू हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि जब रामसर सम्मेलन किया गया था ईरान में 2 फरवरी, तो 1972 से जब ये सम्मेलन किया गया तो 2 फरवरी को एक तरह से आर्द्र दिवस के रूप में माना गया। अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षण के क्षेत्र क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको समझना चाहिए। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, गवर्नमेंट ने विश्व स्तर पे कहिए ऐसे करके, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन यूनेस्को ने 1971 में एक प्लान बनाया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि मानव को इस बात की सीख देनी है कि उसको पर्यावरण के साथ कैसे रहना है, ताकि पर्यावरण का भी विकास हो और मानव का भी विकास हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो,
पूरक बन के काम करते रहें और आगे भी डेवलपमेंट हो और सतत विकास को जन्म दें। तो बायोस्फीयर प्रोग्राम ये कहता है कि हम जंगल के साथ अपना संबंध कैसे बनाएं ताकि हमारी भी आजीविका चलती रहे और आपका भी। तो इसमें 3 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें कोर सेक्टर, फिर उसके बाद जो एक ट्रांजिशनल जोन है, उसके बफर जोन जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद ट्राइबल लैंड है। तो इस आधार पे बनाया गया है ताकि जनजातियों जो जंगल में रहते हैं, जनजातियों का भी विकास हो, मानव का भी विकास हो और जंगल का भी विकास होता चले, और हमारा एटमॉस्फेरिक जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी सस्टेन रखे। तो इसमें खास करके हम बायोडाइवर्सिटी को, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं जेनेटिक वेरिएशन, और जेनेटिक वेरिएशंस का क्या मतलब होता है, 2 तरह का वेरिएशन हो सकता है। एक आप रंग रूप से कैसे दिखते हैं फिनोटाइपिकली, और एक जीनोटाइपिकली आप अंदर से कैसे दिखते हैं। ठीक है, जैसे आपकी प्रजाति, मानव की प्रजाति किसी और स्पेसीज से अलग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक वेरिएशन। तो स्पेसीज में डाइवर्सिटी होना जेनेटिक वेरिएशन है, और उसकी नंबर को की यथावत संख्या भी होना एक जेनेटिक वेरिएशंस को इंडिकेट करता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब जरा देखिए, कोरल रीफ के बारे में तो नाम सुना ही होगा, प्रवाल भित्ति, और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि कोरल जो रीफ है वो इंडिया में कहाँ कहाँ है। कोरल रीफ जानते हैं, इसको हिंदी में मूंगे की चट्टान कहते हैं, और इसका विकास खास करके समुद्र के तटीय क्षेत्र में, जो अपतट क्षेत्र होता है, वहाँ पे होता है। किसी प्लेटफॉर्म से इसका विकास शुरू होता है, और इसमें कई सारी स्पेसीज होती हैं, जैसे रेडियोलेरियन है, सिनिडेरियन है, जेलीफिश है। ये सब इसी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ धूप आ रहा होता है, अपने सेल का डेवलपमेंट करते हैं, जिसका निर्माण CaCO3 से होता है। एक मरता जाता है, उसके ऊपर से दूसरा खोल बनाता चलता है, और इस तरह से एक दीवार बन जाती है, जिसको हम कोरल रीफ के नाम से जानते हैं, या प्रवाल भित्ति कहते हैं। याद रखिएगा इसको। इंडिया में याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये 3 जगह पे तो है ही है। 2 एग्जाम में 2 वर्ड आएंगे, एक सुंदरवन का क्षेत्र और दूसरा याद रखिएगा गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे, इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी। यहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो सुंदरवन में भी नहीं होगा और खंभात की खाड़ी में भी नहीं होगा। तो इसका जो जवाब होगा वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इसका सबसे सही जवाब होगा। तो रन ऑफ कच्छ के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो गल्फ ऑफ कैम्बे उसमें नहीं होता है, क्योंकि गल्फ ऑफ कैम्बे में ये नहीं पाया जाता है। अब देखिए, वेटलैंड से एक और क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत लाया जाता है तो इसका क्या अर्थ होता है। यहाँ पे आर्द्र भूमि तो आप जान गए, लेकिन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में आपको नहीं पता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई वेटलैंड बनाया गया, जैसे लोकटक, नाम सुना होगा, मणिपुर में एक वेटलैंड है और झील भी है, और आमतौर पे जितने भी झील होते हैं हम वेटलैंड में शामिल कर ही लेते हैं। तो जब ये मणिपुर में लोकटक बनाया गया तो देखा गया कि इस झील में ह्यूमन इंक्रोचमेंट बहुत है। मानव इस झील को तबाह करने में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है। अब मान लीजिए किसी गांव में एक तालाब है और उस गांव के तालाब को भरने में लगे हुए हैं, अपने खेत को बढ़ाने में लगे हैं, तालाब को सुखाने में लगे हैं। तो जिस वेटलैंड पे ह्यूमन इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा दिखता है तो सरकार उसको क्या करती है, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लेती है। जैसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स में वो सारे आर्द्र भूमि को शामिल कर दिया जाता है जिसमें मानव का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे इंडिया में मैंने पहले बात किया लोकटक लेक का, ये लोकटक लेक को किस में शामिल कर लिया गया है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हमने आपको बताया। दूसरा एक और है केवलादेव, नाम सुना होगा, केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी है, ये राजस्थान में, ये राजस्थान में है।
इसको भी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। मणिपुर में याद रखिएगा ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा इसका जवाब क्या हुआ, ए ऑप्शन। अगर किसी भी तरह से मानव का हस्तक्षेप अगर हो रहा है तो उसको हम मान लें, बाकी जितने भी सारे हैं उससे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमल इन विच ऑफ द एनवायरमेंट। बायोमास का वार्षिक उत्पादन किस पर्यावरण में न्यूनतम होता है। अब बायोमास का क्या मतलब होता है इसको समझिए पहले। बायो का क्या मतलब होता है, बायो का मतलब दो चीज है, या तो प्लांट होगा या एनिमल होगा। जहां प्लांट मैक्सिमम होगा, सपोज कीजिए मैक्सिमम होगा, वहीं एनिमल भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि इनका हैबिटेट होता है, आवास क्षेत्र होता है एनिमल का, अगर वो ज्यादा तो जंगल ज्यादा तो जानवर ज्यादा। जैसे विश्वत रेखीय वर्षा वन वाला क्षेत्र है, इक्वेटोरियल जो रीजन होता है वहां का बायोमास सबसे ज्यादा होता है। अब बायोमास का मतलब है इन सब का आप अगर वेट ले लें, वेट का मतलब है भार ले लीजिए, तौल लीजिए, तो वो उसका बायोमास हो जाएगा। दो तरह से निकाल सकते हैं, एक पानी हटा के, एक पानी के साथ, यानी एक डेड हो सकता है बायोमास, एक लिविंग हो सकता है बायोमास। तो अब अगर मैं कहूं कि इनमें सबसे कम कहां होगा, तो गहरा समुद्र। अब गहरा समुद्र का मतलब क्या हुआ, समुद्र में अगर मैं कहूं बायोमास कहां होता है, तो वहीं होता है जहां पे प्रकाश मंडल का क्षेत्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोस्फेरिक लेयर कहते हैं, यानी प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल सिर्फ समुद्र में तटीय क्षेत्र में मिलेगा, जिसको मग्न तट क्षेत्र कहते हैं, और ये आमतौर पे कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक आगे होता है, समुद्री मील कहते हैं। और नॉटिकल माइल्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1856 मीटर होता है, 1.85 किलोमीटर 1 नॉटिकल माइल्स होता है। तो यहीं पे जो सनलाइट आ रहा है ना, इसमें बायोमास होता है अच्छा खासा, लेकिन गहरे समुद्र में सनलाइट नहीं होने से वहां बायोमास नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको इसको जरा समझिए कौन सा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रिया है, जरा इसको देखिए। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरणों के अवशोषण द्वारा वातावरण को गर्म करने का। तो ये ऑप्शन तो बी है, ठीक है, लेकिन इसको अगर आपको समझना है तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे आपको जो एनर्जी मिल रही है वो सन से मिल रही है। सन की किरणें जो आती है ये शॉर्ट वेव में आती है और लॉन्ग वेव में वापस चली जाती है। लॉन्ग वेव यानी दीर्घ किरण को हम इंफ्रारेड अवरक्त किरण भी कहते हैं, अवरक्त किरण याद रखिएगा। शॉर्ट वेव्स तब निकलता है जब किसी भी बॉडी का एनर्जी बहुत ज्यादा है, और लॉन्ग वेव्स एनर्जी कम हो तो अर्थ से लॉन्ग वेव निकलता है। अब लॉन्ग वेव को ही कुछ गैस हैं जो रोक पाते हैं, जिसमें CO2, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और O3। ये 6 गैस हैं जो जाती हुई किरणों को एब्जॉर्ब करता है, जिसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है कौन, जलवाष्प, उसके बाद CO2। तो अवरक्त किरण को वो क्या करता है, जाती हुई किरण को रोक लेता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे नीचे का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ, क्योटो एक शहर है, कहां का शहर है,
जापान का शहर है, जापान का शहर है। यहां पे 1997 में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए एक समझौता किया गया था। और ये खास करके किस चीज से लगा हुआ है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है, इसको कंट्रोल करने से संबंधित है। तो अगर मैं कहूं कि ग्रीन हाउस गैसों के इमिशंस को अगर जीरो कर दिया जाए, अगर इमिशन को हम जीरो कर दें, यानी हम इमिशन करें ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा जरूर हो सकता है कि हम इमिशन करें लेकिन इसको फिर से एब्जॉर्ब कर लें। किसके द्वारा? डिफरेंट चीजों को बनाकर, जैसे प्लांटेशन करके, या फिर बहुत सारा ऐसा है एग्रीकल्चर या करके, वेटलैंड एक्सपेंड करके, ये सब भी मीथेन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितना इमिशन हम करें उतना फिर से एब्जॉर्ब कर लें, प्लांटेशन के द्वारा या डिफरेंट सोर्स के द्वारा। तो इसको हम कहेंगे जीरो इमिशन। अब जीरो इमिशंस का मतलब क्या होता है? इसी को कहते हैं न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी, कौन सा न्यूट्रलिटी? कार्बन न्यूट्रलिटी, जो इंडिया प्राप्त करेगा कब? 2070 में। इसका मतलब जितना गैस हम ग्रीन हाउस गैस छोड़ेंगे उतना फिर से एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हम डेवलप कर लेंगे कब? 2070 में। तो याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस चीज से है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग अगर होता है तो इंफ्रारेड से होता है, यानी जाती हुई किरण से होता है। और उसमें 6 गैसों के बारे में हमने आपको बता दिया: वाटर वेपर, CO2, CH4, HFC, O3 एंड 2 नाइट्रस ऑक्साइड। ये 6 गैस के अलावा अगर कोई गैस है तो उससे नहीं होगा ग्लोबल वार्मिंग। जैसे आर्गन, इससे ग्लोबल वार्मिंग पैदा नहीं होता है, याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग इससे पैदा नहीं होगा। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टुडे द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। पूरे विश्व में अगर CO2 के उत्सर्जन को लेंगे तो सबसे ज्यादा चाइना कर रहा है। रैंकिंग चाइना का नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे USA है, तीसरे नंबर पे इंडिया है, चौथे नंबर पे रसिया है, 5वें नंबर पे जापान है। तो इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। और इंडिया का अगर CO2 या ग्लोबल वार्मिंग करने में विश्व भर में अगर आप स्थान देखेंगे तो 7% का योगदान देता है, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को इंगित करती है? अब ग्लोबल वार्मिंग होगा इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी जो UNFCCC की रिपोर्ट आई थी, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, देखिए विश्व भर में कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, ये 6-6 साल पे रिपोर्ट देता है, 6 से 7 साल लगता है एक असेसमेंट ईयर को कंप्लीट करने में। और अभी जो रिपोर्ट आया था उसमें कहा गया था कि ये जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, अब 2022 के बाद 7th असेसमेंट ईयर शुरू हो गया है, तो 6 साल अभी चलेगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगा। तो इसमें कहना है कि जो ग्लोब का टेम्परेचर है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हम 1990 को मानते हैं और 1990 के बाद हम मानते हैं कितना टेम्परेचर बढ़ा है। तो प्री इंडस्ट्रियलाइज या बेस ईयर किसको मानते हैं? बेस ईयर का मतलब किस ईयर से हम तापमान को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बढ़ रहा है।
ग्लोबलाइजेशन के बाद, और ग्लोबलाइजेशन 1990 से शुरू हुआ है, तो उसके बाद से हम बेस ईयर मानते हैं। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है, लेकिन असेसमेंट रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अगर कुछ कारगर उपाय नहीं किया तो 2 डिग्री को भी ये टच कर जाएगा, उससे ज़्यादा चला जाएगा टेम्परेचर। और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स में है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या क्या हो सकता है? तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर तो पिघलेगा ही। अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो सी लेवल चेंज होगा, यानी समुद्र तल उठ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बर्फ पिघल जाए और इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है और बर्फ इसमें आ जाए, तो ये सी लेवल क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। तो सी लेवल चेंज, चेंज इज वेदर कंडीशन। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मौसम में भी क्या होगा? परिवर्तन तो होगा ही। और राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो पहले ही बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, अब देखिए, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण के तापमान को बढ़ा रही है, क्योंकि वह अवशोषित करती है क्या? अब मुझे क्या, इसको तो मैं ग्रीन हाउस गैस बता चुका हूं। CO2 ग्रीन हाउस गैसों का ही पार्ट है, समझ रहे ना? किसका पार्ट है? ग्रीन हाउस गैसों का ही पार्ट है। अब यहां का टेम्परेचर अगर बढ़ता है, मान लीजिए, अब यहां का टेम्परेचर अगर बढ़ता है, मान लीजिए बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, तो इसका कारण क्या है? तो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो अवरक्त भाग है सोलर रेडिएशंस का, वो पृथ्वी छोड़ती है। तो इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, इंफ्रारेड लॉन्ग वेव होता है और इसी को कैप्चर करती है ग्रीन हाउस गैस। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। विच ह्यूमन एक्टिविटीज मोस्ट अफेक्टेड बाई क्लाइमेट, जलवायु से कौन सी मानव गतिविधि सबसे अधिक प्रभावित होती है? विच ह्यूमन एक्टिविटीज मोस्ट अफेक्टेड बाई क्लाइमेट, जलवायु से कौन सी मानव गतिविधि सबसे अधिक प्रभावित होती है? सबसे अधिक, विच ह्यूमन एक्टिविटीज मोस्ट अफेक्टेड? फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग। तो याद रखिएगा, फिशिंग आप करते हैं अगर सस्टेनेबल करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। ये भी अगर माइनिंग भी करते हैं और माइनिंग करके आप फिर वहाँ मैनेज कर देते हैं, तब भी, जैसे खादान को खाली करके उसमें भड़ाव कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन अगर आप वायुमंडल, हमारे पर्यावरण को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फार्मिंग के कारण मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग, जैसे खेत आप बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और जंगल काटते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी से उल्टा पॉल्यूशन इफेक्ट भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो इनडायरेक्टली अगर एक्सपेंशन करते हैं आप खेती का, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रभावित होता है और जलवायु भी। अब जरा देखिए, द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, ये पूछा जा रहा है आपसे कि फर्स्ट जो अर्थ समिट है वो कब हेल्ड हुआ था, कब किया गया था? देखिए, अर्थ समिट, ये जो किया गया पृथ्वी सम्मेलन, इसका एक उद्देश्य था, जिसका एक उद्देश्य था रियो ट्वाइन सॉरी एजेंडा 20। एजेंडा 20 का मतलब क्या था? कई बार एग्जाम में आपसे पूछेगा एजेंडा 21 क्या था। सॉरी, एजेंडा 21, एजेंडा 21 का संबंध था सतत विकास कार्यक्रम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। समझ गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कार्यक्रम से। ये हुआ था जून 1992, और ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहां हुआ था। तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, याद रखिएगा। जो किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, UNO,
जिसको जानते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको कराया गया था रियो डी जेनेरो समिट्स, ब्राजील के शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है इसको जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। Which of the following is not an example of in situ conservation strategy? In situ या स्वस्थाने या परस्थाने क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा प्रजाति है, मान लीजिए हाथी है, वो हाथी जंगल में एक रहता है, वो उसका अपना क्षेत्र है, लेकिन जिस क्षेत्र में वो रहता था वहां से उसकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, किसी कारण से हो सकता है खत्म हो रहा हो, या हो सकता है जंगल कम बचा हो, या हो सकता है कि मानव छेड़छाड़ कर रहा हो, तो उसकी संख्या वहां से कम हो गई। अब वहां पे हमने एक प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया, जैसे नेशनल पार्क बना दिया या नेशनल सेंचुरी बना लिया, और हम चाहते हैं कि वो हाथी फिर से इसी क्षेत्र में आके रहना शुरू कर दे। तो हम उसी के प्राकृतिक आवास में जहां वो छोड़ चला है उसको हम बसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम इन सीतु कंजर्वेशन करते हैं। और इन सीतु कंजर्वेशन कहाँ कहाँ होता है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में इन सीतु होता है, नेशनल पार्क में याद रखिएगा इन सीतु कंजर्वेशन होता है, इन सीतु कंजर्वेशन। सैक्रेड ग्रुप्स, पवित्र उपवन, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई जनजाति किसी पौधे को मानती है कि ये हमारे लिए एक देवी है, दुर्गा है, जैसे आप देखेंगे ना जंगल में किसी वृक्ष की पूजा की जाती है, तो वृक्ष का मतलब है उस वृक्ष को वो काटते नहीं है, पूजते हैं। तो पवित्र उपवन बन जाता है किसी जनजाति के लिए, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र, वहां वो पूजा करते हैं जनजाति, तो उसको काटने से बचाया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वहां पे जो जीव जंतु हैं अपने ही क्षेत्र में क्या है, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, मानव उसे प्रोटेक्शन देना शुरू कर देता है। लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन है, कोई बॉटनिकल गार्डन बनाया गया है, वहां इन सीतु कंजर्वेशन नहीं होगा, एक्स सीतु कंजर्वेशन होगा। और इसका पर्पस क्या होता है, रिसर्च करना, एनिमल बिहेवियर को वॉच करना, या ह्यूमन इंटरेक्शन को बढ़ाना, उस पर किसी तरह का ऐसा विपदा पड़ा हुआ है तो नर्सरी में उसको ट्रीटमेंट देना, वगैरह वगैरह। तो एक्स सीतु कंजर्वेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, एक्स सीतु कंजर्वेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, बॉटनिकल गार्डन में, नर्सरी में, जू में, चिड़ियाघर जिसको कहते हैं उसमें, ये सब एक्स सीतु। लेकिन इन सीतु कंजर्वेशन कहाँ होगा, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी, यहाँ होगा। तो समझ गया, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इसका सबसे सही जवाब हो गया। समझ गया, बी इसका सबसे सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A species is considered to be extinct if it is not been seen in its natural habitat. एक प्रजाति को विलुप्त माना जाता है यदि वह अपने प्राकृतिक आवास में इतने समय से नहीं देखा गया। कैसे विलुप्त मानेंगे किसी को, जैसे आप जहां रहते हैं घर बना के, अगर उसके आसपास आपको पिछले 50 साल से नहीं देखा गया है, जहां आपका क्षेत्र था उस क्षेत्र में पिछले 50 साल से आप नहीं हैं, तो आपको माना जाएगा कि आप विलुप्त हो गए हैं, यानी आप इंस्टिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इंस्टिंक्शन घोषित कर दिया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में चीता जो था वो क्या हो गया था, विलुप्त हो गया था, तो फिर से साउथ अफ्रीका से या नामीबिया से पकड़ के लाया गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है वो भी, क्योंकि यहाँ पे उसकी तरह का नीचे नहीं है, या फिर उसकी तरह का हम एटमॉस्फेयर नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीसीज। किसी प्रजाति में अगर विलुप्ति का खतरा है तो किस कारण से नहीं होता है विलुप्ति। अगर मैं कहूं कि किसी प्रजाति या स्पीसीज या कोई हाथी है, घोड़ा है, या बंदर है, या कुछ भी है, कोई भी प्रजाति है, उसके खत्म होने का कारण इनमें से कौन नहीं है। तो पहला दे रहा है ब्रॉड नी से, स्थूल निकेत। इसका मतलब समझिए क्या है, स्थूल नी से, ब्रॉड नी से होगा तो वो प्रजाति तो रहेगा, बल्कि
ब्रॉड नीचे का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी स्पेसीज का अपना जो वाइटल रोल है, जैसे मान लीजिए किसी प्रजाति के पास जाइए, आप गेंडे के पास जाइए, एक सिंग वाला गेंडा, और उससे पूछिए कि तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है, जिस क्लाइमेट में तुम रहते हो, वो कौन सा क्लाइमेट है, तो वो कहेगा मैं बारिश वाले क्षेत्र में रहता हूँ, वेजिटेरियन हूँ, घास पात खाता हूँ, और मेरा ये पर्टिकुलर रोल है, फूड चेन है। तो ये जो आप लिखेंगे एक लिस्ट उसके बिहेवियर का, कहाँ रहता है, क्लाइमेट क्या खाता है, अगर वो संख्या बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये सारी चीजें उसको अस्थायी रूप से वहां अवेलेबल है, आइडियलिटी रूप से उसको मिल रही है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो जो चीजें उसके लिए है, वाइटल रोल बनी हुई है, जैसे उसका खाना प्रॉपर है, उसका आवास का क्लाइमेट नीचे बहुत अच्छा है, तो ये सब जो लिस्ट आपने बनाया, ये सारे एनिमल्स का अलग अलग लिस्ट बनता है, और वही लिस्ट उसका एक्चुअल में इकोलॉजिकल नीचे कहलाता है। तो हर एनिमल्स का इकोलॉजिकल नीचे अलग अलग होगा। लेकिन अगर ये इकोलॉजिकल नीचे बहुत बड़ा हो तो उस प्रजाति को बहुत ज्यादा संरक्षण मिल सकता है, तो ये तो नहीं ही होगा। हाँ, किसी किसी एनिमल्स का साइज बहुत बड़ा है तो उस पर विलुप्ति का खतरा रहता है। जैसे आप देखेंगे डायनासोर, हैवी बॉडी, बहुत बड़ा, इंडेंजर्ड है, खत्म हो गया, इंस्टिंक्ट हो गया। कई सारे सिवाथेरियन, बड़ा विशाल बिसंस था, वो भी खत्म हो गया। हाथी, ये भी क्या है, इंडेंजर्ड है। तो जो बहुत विशालकाय जानवर होते हैं, और खास करके जितने भी विशालकाय जानवर होते हैं, कीस्टोन प्रजाति होते हैं। कीस्टोन प्रजाति का मतलब फूड चेन में सबसे ऊपर जो रहता है, बेसिकली हम उसको मानते हैं बेसिकली। तो ये तो होगा। नैरो नीचे होगा तो खत्म हो जाएगा, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगा तब भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसका जवाब क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नहीं पूछ रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रिलेटेड टू साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध साइलेंट वैली परियोजना से है। देखिए, ये केरल में पश्चिमी घाट, ये जो देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र क्या है, वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है। और वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे, यहां केरल में एक बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र है, जिसको हम साइलेंट वैली, शांत घाटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कारण तो आप जानते हैं, क्योंकि रेनफॉल इक्वेटर के पास है, तो इक्वाटोरियल क्लाइमेट मेंटेन करता है, विषुवत-रेखीय वर्षावन का क्षेत्र है, तो बायोडाइवर्सिटी तो ज्यादा ही होगा। तो ये है कहाँ, तो केरल में है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये देखिए साइलेंट वैली का इमेज आप। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वैली ऑफ फ्लावर, याद रखिएगा, इज सिचुएटेड इन, फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी ये है चमोली में। और आप जानते हैं चमोली कहाँ है, तो उत्तराखंड में। और यहाँ जानते हैं इसको, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बना दिया था, विश्व विरासत सूची में शामिल किया था 2005 में, इसको विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया। तो कहाँ है ये, सी उत्तराखंड में है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी।